Hi guys, welcome back to our channel Country Shala by Centicity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM series 21A पास फॉर श्योर वीडियोस. NISM सीरीज का जो 21A एग्जाम है, PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम, उसके हम वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक 6 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं. फर्स्ट 6 बेसिक चैप्टर्स ऑफ NISM सीरीज 21A. बेसिक इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम है और इसमें 7th चैप्टर ऑनवर्ड से स्टार्ट हो रहा है कि इवन जो PMS की डेफिनेशन भी है वो 7th चैप्टर से स्टार्ट हो रही है. फर्स्ट 6 चैप्टर्स आर वेरी बेसिक, लाइक इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटीज, इन्वेस्टमेंट्स इन डेट, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स. ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमने काफ़ी अच्छे से कवर किए. आज चैप्टर नंबर 7 कवर करने वाले हैं. सो इवन जो PMS, व्हाट इज़ अ PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं क्या एग्जैक्टली, वो भी स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 7 से. चैप्टर नंबर 7 इज रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया. अब इस टेबल के जरिए समझते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. सो चैप्टर नंबर 7, रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर द रीडर शुड अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, organization structure of PMS in India, registration requirements of a portfolio manager, responsibilities of a portfolio manager, administration of portfolio manager, do's and don'ts for the portfolio managers. So चलिए स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 21A PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम का चैप्टर नंबर 7, रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स. सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया. कहा जाता है कि रिस्क एंड रिटर्न्स आर द 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिस्क देखते हैं और उसकी रिटर्न्स की संभावनाएं कितनी हैं हम ये देखते हैं. और जनरली देखा गया है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, मतलब आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपके रिटर्न्स के आने का. सो यहाँ पे एक पोर्टफोलियो मैनेजर बहुत ही की रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग द कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन फॉर द क्लाइंट्स. एक पोर्टफोलियो मैनेजर आपके लिए सिलेक्ट करता है एक बास्केट ऑफ एसेट्स को जो और मिनिमाइज करता है रिस्क को. मतलब वो एक तरीके से आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज करने की कोशिश करेगा जहां पर रिस्क भी कम हो और रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज भी ज़्यादा हो. सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग एंड मैनेजिंग अ बास्केट ऑफ एसेट्स विद एसेट्स दैट मिनिमाइजेज रिस्क while maximizing the returns of the investments. तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर हमेशा यही चाहता है कि आपकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आप उस पर बेटर ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न दे. उसके साथ ही साथ वो ये भी कोशिश करता है कि आपको रिस्क भी आप मिनिमम ले उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में. अब समझते हैं, देखिए इंडिया में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या होते हैं और कैसे रजिस्टर होते हैं. पोर्टफोलियो मैनेजर इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट. इंडिया में जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, वो रजिस्टर होते हैं एज अ बॉडी कॉर्पोरेट. सो इंडिया में जो भी कंपनीज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं जो भी इंडिया में, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट हैं जो एक तरीके से क्लाइंट्स के साथ या एक कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट करते हैं कि वो उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे. दे आर द डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो सकते हैं और नॉन डिस्क्रिशनरी भी हो सकते हैं. दोनों हम आगे इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे. पोर्टफोलियो मैनेजर्स को क्या है, रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड करते हैं अंडर रेगुलेशंस एक्ट 2020. सो जितने भी इंडिया में पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं और रेगुलेटेड भी होते हैं अंडर सेबी रेगुलेशंस जो हैं 2020 में. एंड अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑफर की जाती हैं सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ के द्वारा. तो मतलब जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर रजिस्टर्ड है सेबी के अंडर एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, वो ही PMS की सर्विसेज दे सकता है. एज अ PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आ सकता है या पोर्टफोलियोज मैनेज कर सकता है. इसके अलावा इंडिया में कोई भी मैनेजर या कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर या कोई भी ब्रोकर, कंपनी, इंडिविजुअल RIAs कोई भी PMS सर्विसेज नहीं दे सकते until and unless they are registered under SEBI as a portfolio manager. और देखिए जनवरी 1993 में क्या हुआ, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. जब सेबी ने सबसे पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशन एक्ट लाया 1993 में. सो ये कुछ ऐसे रेगुलेशंस थे जो रेगुलेटर ने अप्रूव किए थे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. देखिए अब समझते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की नीड क्यों है और खासकर इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहां पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को आज क्यों इतना ज़्यादा माना जा रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा इनकी नीड है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स की नीड है. रजिस्टर्ड जो SEBI रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनकी नीड क्यों है, चलिए समझते हैं इस टेबल के जरिए. सो अकॉर्डिंग टू द एशिया पैसिफिक वेल्थ रिपोर्ट 2017 जो एशिया पैसिफिक रीजन है वो एज अ रिकॉग्नाइज हुआ है हैविंग द हाईएस्ट नेटवर्थ इंडिविजुअल. सो एशिया पैसिफिक जो रीजन है यहाँ पर बहुत
वन ऑफ द हाईएस्ट नेटवर्थ HNIs यहाँ पर रहते हैं, और उनकी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट्स नीड हैं जिनको टैकल करने के लिए हमें पोर्टफोलियो मैनेजर्स चाहिए। एंड एज पर द रिमोट जो इंडिया है, इंडिया इज़ द होम टू द 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ HNIs इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो अगर एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो इंडिया 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है HNIs की। सो यहाँ पर इतना ज़्यादा स्कोप है फॉर इन्वेस्टमेंट्स और एवरीबॉडी इज़ इन्वेस्टिंग। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो इंडिया की HNI पॉपुलेशन है और वेल्थ दैट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 9.6 and 10% रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग 2015 and 16। सो एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, और इसी हिसाब से ये ग्रोथ, आप अगर टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स की मैं बात करूं तो दे हैव जम्प्ड अप मोर देन 3 times ड्यूरिंग ए स्पैन ऑफ 5 years to 1,49,000 at the end of the March from 46,000 at the end of 2015। सो 2015 से लेके 2019 तक इन 4 सालों में बहुत ही ट्रमेंडस ग्रोथ देखी गई है इन HNI पॉपुलेशन, और ये बढ़ती ही जा रही है। और ये भी देखा गया है कि जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे, जो AUM था PMSs का, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो किया है। इस टेबल के जरिए भी आप देख सकते हैं एसेट्स मैनेज बाय पोर्टफोलियो मैनेजर्स AUM इन करोड्स। सो लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं 2009 से 2021 तक का डेटा है, किस तरीके से आप देखिए टोटल डिस्क्रिशनरी प्लस नॉन डिस्क्रिशनरी एडवाइजरी जितने भी हैं टोटल 2009-10 में देयर वर ओनली 64,000 नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ही थे, जो आज बढ़ के हो गए हैं 1,27,000। तो किस तरीके से देखिए नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स डबल हो चुके हैं। और अगर यहाँ पे हम बात करें टोटल AUM की, सो किस तरीके से इन 1000 करोड्स में ये AUM है, ये AUM है इन करोड्स में। 2011-12 में जो AUM 5,16,000 करोड्स था, सो वो 2020-21 तक मोर देन 20 लाख करोड्स हो चुका है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इन इंडिया। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडर्स PMSs कैन बी क्लासिफाइड बाय PMS बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, PMS बाय ब्रोकरेज हाउस एंड PMSs एंड बुटीक एंड इंडिपेंडेंट PMS हाउस। जो बुटीक PMSs हैं वो भी तो 3 तरीके से PMS आ जाते हैं यहाँ पे, एंड दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन से PMSs हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स या में PMS में हो सकते हैं। इक्विटी बेस्ड PMS हो सकते हैं, फिक्स्ड इनकम बेस्ड PMS हो सकते हैं, कमोडिटी बेस्ड PMS हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के PMS हो सकते हैं, और मल्टी एसेट्स बेस्ड PMS हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिशनरी सर्विसेज की, कि एक डिस्क्रिशनरी जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो कौन होता है, चलिए समझते हैं। देखिए एज पर द सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशन 2020, जो एक डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर है उसका ये मतलब है एक जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो रिलेटिंग अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्सरसाइज और मे एक्सरसाइज कोई भी डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स और मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट। सो उसका टोटल डिस्क्रिशन एक फंड मैनेजर का रहेगा कि उसको क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स करने हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन बाय, ही कैन एग्जिट, ही कैन रिडीम। जितनी भी जो भी डिस्क्रिशन है एट इन्वेस्टमेंट्स का, मैनेजमेंट का, पोर्टफोलियो का, सिक्योरिटीज़ का, वो एक फंड मैनेजर के ऊपर है, टोटली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द फंड मैनेजर कि एग्जैक्टली वो क्या करना चाह रहा है पोर्टफोलियो में। सो दीज आर कॉल्ड discretionary services, discretionary portfolio managers. In other word, a discretionary portfolio managers individually and independently manages the fund of that particular investor. So सिर्फ और सिर्फ वो ही एक तरीके से इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली ही काम कर रहा है। सो ये जो इन्वेस्टर है वो नहीं बोल सकता पोर्टफोलियो मैनेजर को कि आपने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, solely on the discretion of portfolio manager। अब बात करते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी सर्विसेज की, नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। देखिए जो नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजेस द फंड इन द अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द क्लाइंट। सो डायरेक्शंस ऑफ क्लाइंट्स जो हैं उसी के अकॉर्डिंग ये पोर्टफोलियोज चलाए जाते हैं। सो पोर्टफोलियोज में जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो अपनी कहने का मतलब है जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो एक तरीके से अपने डिस्क्रिशन पे काम नहीं करेगा, टोटली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर्स की जो डायरेक्शंस हैं, जो क्लाइंट ने जो डायरेक्शंस दी हैं उसको वही फॉलो करना पड़ेगा। सो पोर्टफोलियो मैनेजर हैज़ टू कंसल्ट द क्लाइंट फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। जो पोर्टफोलियो मैनेजर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में, कोई भी बाय हो रहा है, कुछ भी सेल कर रहा है, कोई भी कितने ही नंबर ऑफ स्टॉक्स उसको है, कुछ एक भी ट्रांजैक्शन के लिए इन्वेस्टर से पहले उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन है जैसे व्हाट टू बाय, व्हेन टू सेल,
ये सब इन्वेस्टर के हैं। इन्वेस्टर अगर बोल देता है आपको तो ही आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फोलियो में। सो दीज आर कॉल्ड नॉन डिस्क्रिशनरी सर्विसेज, नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तीसरा पार्ट भी है एडवाइजरी सर्विसेज का। चलिए समझते हैं एडवाइजरी सर्विसेज क्या होती हैं। देखिए एडवाइजरी रोल में पोर्टफोलियो मैनेजर क्या कर रहा है, वो सिर्फ सजेस्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट आइडियाज, और यहाँ पर वो कोई भी डिसीजन नहीं खुद ले सकता है। ही इज़ जस्ट सजेस्टिंग व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय। और जो इन्वेस्टर का है वो डिसीजन है कि वो इन्वेस्टर वो डिसीजन मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है। और इसमें जो ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट करता है वो इन्वेस्टर ही करता है। सो ये जनरली दिस काइंड ऑफ सर्विसेज जो यूज़ होती हैं इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पे जो अपने पोर्टफोलियोज को खुद मैनेज करना चाहते हैं। सो ये तो थी एडवाइजरी सर्विसेज। अब समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पीएमएस इन इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पोर्टफोलियो मैनेजर एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो एक कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट करता है क्लाइंट्स के या क्लाइंट के बिहाफ पे या क्लाइंट के बिहाफ पे, या वो एडवाइस करता है क्लाइंट्स को कि व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, वेद ऑन ए नॉन डिस्क्रिशनरी, और खुद बाय कर सकता है और खुद ट्रांजैक्शन कर सकता है ऑन ए डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो। सो द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज ऑन द फंड्स ऑफ द क्लाइंट। और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये है कि ये कॉर्पोरेट एंटिटी विच हैज़ अ लीगल एग्जिस्टेंस। सो इसीलिए यहाँ पर बार बार बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है, बिकॉज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ अ लीगल एग्जिस्टेंस। अब देखते हैं बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड। अब ये इस टेबल के जरिए हमें समझते हैं कि जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसमें क्या क्या आता है। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स द कंपनी और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड। अब ये टेबल के जरिए समझते हैं कि ये बॉडी कॉर्पोरेट इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, एज ए पीएमएस ये काम नहीं कर सकते। Cooperative society registered under any law relating to cooperative societies and any other body corporate which the central government may by notification specify in this behalf. In simple terms, the body corporate includes अब देखते हैं कौन कौन से बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप या फॉरेन कंपनी भी एक्ट कर सकती हैं एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर इन इंडिया। सो बॉडी कॉर्पोरेट का जैसे मैंने आपको बताया ये एक एंटिटी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है अपार्ट फ्रॉम द पर्सन फॉर्मिंग इट। सो इट एंजॉयज अ कंप्लीटली डिफरेंट लीगल स्टेटस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। देखिए टू एक्ट एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर आपको कुछ सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सेबी के द्वारा मैंडेटरी हैं। सो सबसे पहले क्या है और जो भी आपको जो लाइसेंस मिलेगा अंडर सेबी से वो लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए कुछ नीड्स हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। तो चलिए समझते हैं कि वो नीड्स क्या क्या हैं। देखिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना होता है, फॉर्म ए जिसको बोला जाता है फॉर्म ए ऑफ शेड्यूल 1। तो ये फॉर्म एज ए एप्लीकेशन आपको जाएगी इस फॉर्म में, और ये जो अभी हम देखने वाले हैं ये रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स हैं अकॉर्डिंग फ्रॉम सेबी टू ग्रांट अ पोर्टफोलियो मैनेजर सर्टिफिकेट। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट, जिसमें डिटेल्स हैं आपकी नेम ऑफ द एप्लीकेंट, पेन, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। सो ये सारी चीज़ें, ब्रांच के ऑफिस एड्रेस, नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन सब आ जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटिटी सीकिंग रजिस्ट्रेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्टनर्स डीड सबकी, और जो कॉपी ऑफ बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन है वो आपको इंक्लोज करनी पड़ेगी। डेट एंड प्लेस ऑफ कॉर्पोरेशन आ जाएगा। स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट भी आएगा यहाँ पर। जो की मैनेजमेंट पर्सनल हैं सबके प्रमोटर्स की सारी डिटेल आ जाएंगी। इन पार्टिकुलर्स ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफिसर, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी आपकी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, ऑफिस स्पेस कितना है, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर फैसिलिटी, सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। बिजनेस प्लान फॉर 3 ईयर्स इसमें दिखाना पड़ेगा। हिस्ट्री, मेजर इवेंट्स एंड प्रेजेंट एक्टिविटीज़ आपकी क्या है। एक प्रपोज्ड बिजनेस प्लान आपको दिखाना पड़ेगा और मींस दिखाने पड़ेंगे कि किस तरीके से आप ये अचीव कर सकते हैं। और प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी नेक्स्ट 3 ईयर्स की, किस तरीके से आपके क्या क्या टारगेट प्रॉफिटेबिलिटीज़ हैं, कैसे आप बिजनेस चलाना चाह रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको एक देनी पड़ेंगी। अब आ जाती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आ सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका पूछेंगे, पेड अप कैपिटल है, फ्री रिजर्व्स फॉर द ईयर प्रायर टू द प्रेसिडिंग ईयर ऑफ द करंट ईयर, प्रेसिडिंग ईयर एंड द करंट ईयर, जो भी फ्री रिजर्व्स हैं आपके पास कितने रहे हैं। नेटवर्थ ऑफ एप्लीकेंट आ जाएगी। डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम आपकी क्या रही हैं।
नेट प्रॉफिट आपके पहले के कितने रहे हैं, प्रिंसिपल, बैंक्स के पर्टिकुलर्स आपके, और पर्टिकुलर्स ऑफ ऑडिटर्स भी सेबी मांगता है। और कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन में कोई भी आपने अगर कोई भी डिस्प्यूट्स आपके हुए हैं, डिटेल्स ऑफ ऑल सेटल्ड डिस्प्यूट्स और पेंडिंग डिस्प्यूट्स आपके प्रीवियस 3 ईयर्स के यहाँ पर होने चाहिए। सो इकोनॉमिक ऑफेंस आपका अगर कोई भी है लास्ट 3 ईयर्स में तो वो भी आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन कंसीडर्ड रेलिवेंट टू द नेचर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप छुपा नहीं सकते हैं व्हेन इट कम्स टू PMS लाइसेंस। तो सेबी बहुत ही स्ट्रिक्ट है व्हेन इट कम्स टू गिविंग PMS लाइसेंस इन इंडिया। ओनली इंडिया में लगभग 400 PMS हाउसेज हैं जिनके पास ये लाइसेंस है, और बहुत ही ड्यू डिलीजेंस के साथ एक एक पैरामीटर पे जज करने के बाद ही सेबी ये लाइसेंस इशू करती है। तो ये देखो कितना बड़ा ये शेड्यूल है। जो फॉर्म ए है वो पूरा हर ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी से लेके बिजनेस प्लान तक। इवन कोई इकोनॉमिक ऑफेंस तो नहीं किया है एक पोर्टफोलियो मैनेजर जो अप्लाई कर रहा है। सो सब पैरामीटर्स पे जज करने के बाद ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का आपको लाइसेंस दिया जाता है सेबी के द्वारा। अब ये तो चीज़ें सेबी ने मांगी हैं लाइसेंस ग्रांट करने के लिए। अब देखना पड़ेगा, अब जो आने वाली चीज़ें हम वो समझेंगे कि सेबी क्या क्या देखेगा बिफोर गिविंग यू अ PMS लाइसेंस। सो बिफोर इशूइंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द रेगुलेटर विल इंश्योर वेदर द एप्लीकेंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सबसे पहले वो देखेगा कि एप्लीकेंट एक बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं। द एप्लीकेंट हैज़ द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट, पूरी प्रॉपर मैन पावर, जो एक्टिविटीज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज करने के लिए काम आती हैं वो प्रॉपर है। एप्लीकेंट ने एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया है या नहीं, एक प्रिंसिपल ऑफिसर भी उसके पास होना चाहिए। सो प्रिंसिपल ऑफिसर के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कुछ होनी चाहिए फाइनेंस की, उसमें उनको प्रॉपर जो भी क्वालिफिकेशंस इसमें बताई गई हैं जो होनी चाहिए, रेलिवेंट NISM के सर्टिफिकेशंस इसमें होने चाहिए। इन एडिशन टू द प्रिंसिपल ऑफिसर एंड कंप्लायंस ऑफिसर एटलीस्ट एक पर्सन होना चाहिए ग्रेजुएशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा एक और पर्सन होना चाहिए जो किसी भी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट से ग्रेजुएशन की डिग्री हो और एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो इन रिलेटेड PMS रिलेटेड सर्विसेज लाइक पोर्टफोलियो मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एज अ फंड मैनेजर। कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन अगर सेबी के द्वारा लिया गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो सेबी वो भी देखता है। और एप्लीकेंट फुलफिल्स द नेटवर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ ₹5 करोड़। तो सेबी ये सारी चीज़ें इंश्योर करेगा PMS का लाइसेंस देने से पहले। अब बात करते हैं जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर। एक पोर्टफोलियो मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने बताई गई हैं। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर, डिस्क्रिशनरी हमने बताया था जहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर के पास डिस्क्रिशन है व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय करने का, कोई भी ट्रांजैक्शन करने का यहाँ पर सोली अथॉरिटी है पोर्टफोलियो मैनेजर को, तो ये उसकी बात हो रही है। सो द डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर शेल इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली मैनेज द फंड्स ऑफ क्लाइंट इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द क्लाइंट। तो ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स की नीड के बिना ही पोर्टफोलियो मैनेजर उनका फंड मैनेज कर रहा है, जो भी क्लाइंट की नीड है उसी के हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजर करेगा। डिस्क्रिशनरी मैनेजर का भी एक तरीके से ये उसे ऐसा करना चाहिए। और वेयर एज ए नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर शैल मैनेज द फंड्स इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द क्लाइंट। सो नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा, जो भी फंड्स को मैनेज करेगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द क्लाइंट। सो बहुत ही क्लियरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पोर्टफोलियो मैनेजर की आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोर्टफोलियो मैनेजर की, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी में वो कैसे काम करेगा। किसी भी टाइम पे पोर्टफोलियो मैनेजर 50 लाख रुपीस से कम नहीं लेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आर ₹50 लाख। सो 50 लाख से कम का चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा पोर्टफोलियो मैनेजर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो पोर्टफोलियो मैनेजर शेल एक्ट इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी विद रिगार्ड्स टू द क्लाइंट्स फंड। सो एक तरीके से जो फाइनेंस जो लॉज बोलते हैं उसी हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजर उस पैसे को क्लाइंट्स के फंड को डिप्लॉय करेगा, उस पर एक्ट करेगा, उसको मैनेज करेगा। पोर्टफोलियो मैनेजर एक जो क्लाइंट होल्डिंग्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उनको एक सेपरेट अकाउंट में रखेगा। और पोर्टफोलियो मैनेजर शेल कीप द फंड्स ऑफ ए क्लाइंट इन अ सेपरेट अकाउंट जो मेंटेन किया जा रहा है एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा। पोर्टफोलियो मैनेजर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं उठाएगा किसी भी क्लाइंट्स के फंड से। पोर्टफोलियो मैनेजर कोई फंड्स बोरो नहीं करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। और पोर्टफोलियो मैनेजर कोई सिक्योरिटीज़ लेंड भी नहीं करेगा किसी भी थर्ड पार्टी को, यानी कि किसी भी क्लाइंट का पैसा लेके किसी और को नहीं देना है। सो ये सारी एक्टिविटीज़ एक पोर्टफोलियो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो ऐसा ना करें या करें
ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स को बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए और ये उनकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, देखिए पोर्टफोलियो मैनेजर का एक तरीके से ये कर्तव्य बन जाता है कि वो पोर्टफोलियो मैनेज करे और फंड्स को एक तरीके से एडमिनिस्टर करे विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो रेगुलेटर्स बोलते हैं उसी हिसाब से करे, जो सेबी ने बोला है उसी हिसाब से फंड्स को डिप्लॉय करे। देर आर टू पॉपुलर मॉडल्स ऑफ एग्जीक्यूशन, दो पॉपुलर मॉडल ऑफ एग्जीक्यूशन है। पहला है पूल एग्जीक्यूशन, उसमें आ जाता है ट्रेडिंग फॉर ऑल क्लाइंट्स टुगेदर, एक ही बार में ट्रेडिंग कर दी है क्लाइंट की और फिर उसके बाद अलोकेट किया है इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ टू ईच क्लाइंट्स इन ईच डीमैट। तो कहने का मतलब है बल्क में सिक्योरिटीज़ उठा के फिर उनको एलोकेट कर दिया है। और जो सेकंड पार्ट है वो है ट्रेडिंग इन इंडिविजुअल क्लाइंट नेम, सो एक के लिए अलग अलग ट्रेडिंग की है। सो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं सर्कमस्टेंसेज लीडिंग टू अ प्री मैच्योर विड्रॉवल ऑफ फंड्स। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट्स आपको मैच्योरिटी से पहले ही या कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही अपना पैसा निकालने की कोशिश करे। सो एज़ पर द एग्रीमेंट जो भी है क्लाइंट और पोर्टफोलियो मैनेजर के बीच का, वो उसी के क्लाइंट को जो क्लाइंट को एक्ट करना चाहिए उसी एग्रीमेंट के द्वारा। और ये जो एग्रीमेंट बिटवीन द पोर्टफोलियो मैनेजर और द क्लाइंट बनेगा शुड इंक्लूड्स द टर्म फॉर द अर्ली विड्रॉल ऑफ द फंड्स। तो जो भी एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक इन्वेस्टर जो भी एग्रीमेंट साइन करेगा ये बड़ी ही क्लियरली उस पर लिखा होगा कि अर्ली विड्रॉल ऑफ फंड्स में आपको क्या पेनल्टी लगेगी, क्या चार्जेस लगेंगे। एक पोर्टफोलियो मैनेजर इम्पोज नहीं कर सकता लॉक इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर बिल्कुल भी कोई भी इम्पोज नहीं कर सकता है। कोई पोर्टफोलियो मैनेजर बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। एंड एज पर द PMS सर्कुलर डेटेड February 13, 2020, जो पोर्टफोलियो जो क्लाइंट्स हैं पोर्टफोलियो को रिडीम कर सकते हैं, द एग्जिट लोड चार्ज्ड शेल बी एज अंडर। सो ये बताया गया है इस टेबल के जरिए। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम ऑफ 3% द अमाउंट रिडीम। तो अगर 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 3% लगेगा, सेकेंड ईयर में निकाला 2% निकलेगा, थर्ड ईयर में निकाला तो 1% लगेगा, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नो एग्जिट लॉ। तो बहुत ही क्लियरली NISM की बुक में लिखा हुआ है। अब देखते हैं डूज एंड डोंट्स फॉर द पोर्टफोलियो मैनेजर कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे सामने एक ये डूज की टेबल आ गई कि पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या करना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजर को सबसे पहला जो स्टेप्स उन्होंने बोला है कि शैल टेक एडिक्वेट स्टेप्स। कोई भी ग्रीवियंसेस आता है इन्वेस्टर का विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट एंड कीप सेबी इन्फॉर्म्ड अबाउट द नंबर। कोई भी किसी भी इन्वेस्टर की कोई भी तरीके की जो कंप्लेंट है वो उसको विद इन 1 month सॉल्व करके देनी है और सारा डेटा सेबी को भेजना पड़ेगा। पोर्टफोलियो मैनेजर हमेशा अवॉइड करेगा बाय द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा वो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं कर सकता है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स को जो भी करना रहता है अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही रह के करना होता है। थर्ड, द पोर्टफोलियो मैनेजर शेल सेग्रीगेट ईच क्लाइंट होल्डिंग्स एंड सिक्योरिटीज इन सेपरेट अकाउंट। पोर्टफोलियो मैनेजर को बहुत ही करना ज़रूरी है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं सबकी होल्डिंग वो सेपरेट अकाउंट में रखे, यानी कि एक ही डीमैट अकाउंट में या किसी भी एक अकाउंट में जो भी होल्डिंग है सबकी होल्डिंग डिफरेंट अकाउंट्स में रहेगी। ये हमने पहले भी देखा था कि पोर्टफोलियो मैनेजर जो क्लाइंट्स के फंड हैं वो सेपरेट अकाउंट में रखेगा जो मेंटेन किया जाएगा एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा। और पोर्टफोलियो मैनेजर उन सिक्योरिटीज़ में ही ट्रांजेक्शन करेगा जो कि विद इन द लिमिटेशंस रहेंगी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और पोर्टफोलियो मैनेजर जो है एक जो हर क्लाइंट का फंड सेग्रीगेट करेगा और पोर्टफोलियो जो सिक्योरिटीज़ को सेग्रीगेट करेगा अपने खुद के अकाउंट से, मतलब अपना अकाउंट जो अपने फंड्स हैं वो सेपरेट रखेगा और जो क्लाइंट्स के फंड्स हैं उनको सेपरेट रखेगा। और वही रिस्पॉन्सिबल है सेफ कीपिंग ऑफ क्लाइंट्स फंड्स एंड सिक्योरिटीज़। अब करते हैं डोंट्स की बातें। पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या नहीं करना है, पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या नहीं करना है। पोर्टफोलियो मैनेजर शैल नॉट डिराइव, ऐसा कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं उठाएगा क्लाइंट्स के फंड्स की या सिक्योरिटीज से। क्लाइंट्स का फंड आपके पास आया है आपको मैनेज करने के लिए, ये नहीं है कि आप उस पैसे को आगे लैंड कर रहे हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे पोर्टफोलियो मैनेजर को कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। पोर्टफोलियो मैनेजर शैल नॉट बोरो फंड्स और सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। पोर्टफोलियो मैनेजर कोई भी फंड बोरो नहीं कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। एंड
पोर्टफोलियो मैनेजर शैल नॉट लैंड सिक्योरिटीज, पोर्टफोलियो मैनेजर कोई भी सिक्योरिटीज को या कोई भी फंड्स को लैंड नहीं कर सकता है टू द थर्ड पार्टी except as provided under SEBI portfolio manager regulations. And fourth, the money or securities accepted by the portfolio manager shall not be invested or managed by the portfolio manager except in terms of the agreement. जो भी टर्म्स हैं एग्रीमेंट की या पोर्टफोलियो मैनेजर की टू द क्लाइंट्स के साथ, जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टर्म्स हैं, जो भी एग्रीमेंट है, उसी के अंडर रह के एक पोर्टफोलियो मैनेजर काम करेगा, उसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजर काम नहीं कर सकता। पोर्टफोलियो मैनेजर शैल नॉट टेक द लीवरेज, वो लीवरेज्ड पोजीशन नहीं ले सकता है। ये नहीं कि 1 लाख रुपए के बदले 5 लाख की पोजीशंस उठा ली है या हाई या डेरिवेटिव्स में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर दी है, ऐसा उसको बिल्कुल नहीं करना है। और पोर्टफोलियो मैनेजर अगर म्यूचुअल फंड्स की डायरेक्ट यूनिट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वहाँ पर ही विल नॉट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड फीस टू द क्लाइंट। और एक पोर्टफोलियो मैनेजर एक इन फंड्स के इन्वेस्ट नहीं करेगा इन द पोर्टफोलियो मैनेज और एडमिनिस्ट्रेशन बाय अदर पोर्टफोलियो मैनेजर, यानी कि किसी और पीएमएसएस में उसका पैसा डाल दे। और पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंट्स के फंड को डिप्लॉय नहीं करेगा किस बेस पे कि ऑन द एडवाइस ऑफ एनी अदर एंटिटी, किसी और ने एडवाइस कर दी तो आपने ऐसा किया है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आपको एग्रीमेंट के अंडर ही रह के काम करना पड़ेगा। सो ये कुछ डोंट्स थे जो फंड मैनेजर को फॉलो करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टोडियन की। देखिए, एक्सेप्ट फॉर द पोर्टफोलियो मैनेजर्स हु प्रोवाइड ओनली द एडवाइजरी सर्विसेज, जो एडवाइजरी सर्विसेज जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स देते हैं, अगर मैं उसको छोड़ दूं, सो एवरी पोर्टफोलियो मैनेजर शैल अपॉइंट ए कस्टोडियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेज्ड और एडमिनिस्ट्रेड बाय इट। तो आपको एक कस्टोडियन रखना ही है। डिटेल्स ऑफ कस्टोडियन लाइक नेम, एड्रेस, सेबी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी व्हेन यू आर ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रेगुलेटर। कुछ रिकॉर्ड्स को मेंटेन भी रखना पड़ता है। कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं वो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन रखने पड़ेंगे। कॉपी ऑफ बैलेंस शीट उनको एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड रखनी पड़ेगी। कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड रखनी पड़ेगी फंड मैनेजर्स को। ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड द रिकॉर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ एवरी इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस और रिकमेंडेशंस जो भी आपने दी हैं वो भी आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। कोई भी सिक्योरिटीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लॉजिक क्या था उस सिक्योरिटी को लेने का, ये भी आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। और अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट ए कंप्लायंस ऑफिसर। ये आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए कंप्लायंस ऑफिसर का अपॉइंट करना बहुत जरूरी है। एवरी पोर्टफोलियो मैनेजर शैल अपॉइंट ए कंप्लायंस ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल होगा मॉनिटरिंग द कंप्लायंस ऑफ द एक्ट, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, गाइडलाइंस, जो भी सेबी टाइम टू टाइम जो भी सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स के लिए जो भी आपका कंप्लायंस लाते हैं, रूल्स लाते हैं, रेगुलेशंस लाते हैं, ही हैज़ टू मेक श्योर कि वो कंप्लायंस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और कंप्लायंस ऑफिसर इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा सेबी को इन केस ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस ऑब्जर्व्ड। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर। अब हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस इस चैप्टर के। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इन इंडिया। सो हमने बहुत ही क्लियरली देखा जो सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशंस एक्ट है 2020, वो एक्ट करता है एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विसेज इन इंडिया। तो क्वेश्चंस में 1993 है, 99 है, 2000 भी है, तो हमें सिंपली सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस 2020 आ जाएगा। जब रेगुलेशंस की बात आएगी हु रेगुलेट्स पीएमएसएस इन इंडिया, तो सिंपल आंसर है सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस 2020। एन dash is a broad outlay of type of securities and permissible instruments to be invested in by the portfolio manager for the customer taking into account factors specific to clients and securities। so ये क्या है? इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है, इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है। so ये आंसर इज इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होता है? बेसिकली एक आउटले है टू द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ का और परमिसिबल इंस्ट्रूमेंट्स का, जो पोर्टफोलियो मैनेजर अपने क्लाइंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स किस टाइप की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अंडर आता है। एक्सेप्ट फॉर वन ऑफ दैट प्रोवाइड्स ओनली द डैश एवरी पोर्टफोलियो मैनेजर शैल अपॉइंट ए कस्टोडियन इन रिस्पेक्ट। सो ये बड़ी ही क्लियरली मैंने बताया था आपको कि एक्सेप्ट फॉर द एडवाइजरी सर्विसेज, सब पोर्टफोलियो मैनेजर को दिस इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ कस्टोडियन। सो एडवाइजरी सर्विसेज छोड़ के डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी सब पोर्टफोलियो मैनेजर्स को इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ कस्टोडियन।
The following is the requirement for granting the certificate of registration under Portfolio Managers Regulation Act 2020. The applicant is a body corporate. The applicant has the necessary infrastructure, adequate office space, equipment, manpower to discharge the activities of a portfolio manager. C, the applicant is appointed a compliance officer. And D, all of the above. तो जैसे कि हमने देखा जो requirements है to have a certificate of registration under Portfolio Regulations Act 2020 फ्रॉम सेबी, इसके अंदर आपको एप्लीकेंट को बॉडी कॉर्पोरेट भी होना पड़ेगा, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट सब होने चाहिए और एप्लीकेंट्स को और जो एप्लीकेंट है उसको ही हैज़ टू अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर. सो इट मीन्स आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. फिफ्थ क्वेश्चन, डैश पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेजेस द फंड इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द क्लाइंट. बहुत ही क्लियरली हमने सोचा कि इन डायरेक्शंस ऑफ द क्लाइंट की डायरेक्शंस को फॉलो करेगा एक नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर. डिस्क्रिशनरी के केस में द टोटल डिस्क्रिशन ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट is with the fund manager. In case of non-discretions, the portfolio manager will manages the fund in accordance with the directions of the client. So guys, that was all from the chapter. I hope आपको चैप्टर समझ आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और NISM सीरीज़ 21A के बाकी फर्स्ट 6 चैप्टर देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते. थैंक यू सो मच.